हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ पूनम शर्मा। कपिल कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात करी थी एडिटिंग ऑफ डेटा स्टैटिस्टिकल एरर, जो कंपटीशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन ऐसे देखे थे जैसे जो प्रीवियस जो कंपटीशन एग्जाम में आए हुए हैं, उन क्वेश्चंस को मैंने आपको बताया कि जो हम टॉपिक जो पढ़ रहे हैं उनमें से कैसे क्वेश्चन क्रैक होते हैं, राइट। तो अब हम लोगों ने उसकी टेबल्स भी देखी। मैंने आपको दो तरीके की उसकी टेबल बताई थी। एक सैम्पलिंग टेक्निक में मैंने आपको एक रैंडम सैम्पलिंग और एक नॉन रैंडम सैम्पलिंग के थ्रू बताया, और एक मैंने आपको जो हम लोगों ने उसके जो टाइप्स थे उस टाइप के पॉइंट ऑफ व्यू से एक दूसरे तरीके से भी क्वेश्चन क्रैक हो जाता है डायरेक्टली, कि डेलिब्रेट सैम्पलिंग क्या होती है, रैंडम सैम्पलिंग क्या, आप बताइए। और आपसे अदर मेथड्स में अगर आपसे पूछ लिया जाए कौन कौन से हैं, तो इस तरीके से मैंने आपको दोनों टेबल आपके लिए बताई थी। और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। इसमें से क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है, या तो वो एग्जाम्पल के थ्रू पूछेंगे या फिर वो आपसे कोई डेफिनेशन के थ्रू क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स। अब उसके बाद में हम लोग आज की क्लास में कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास के बाद में आज हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन की, जो मैंने आपको बताया था ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे इतना इंपॉर्टेंट है पर इतना टफ नहीं है। आप समझोगे तो आप मतलब कैसे क्लासिफाइड किया जाता है, क्लासिफाइड होता क्या है, राइट। तो मैं आपको एक एक चीज़ें जो इसकी है, पहले मैं आपको ये समझाऊंगी व्हाट इज क्लासिफिकेशन, ओके। देन इसके बाद में मैंने आपको बताऊंगी कि क्लासिफिकेशन जो हम क्लासिफाइड करते हैं तो कुछ ना कुछ तो उसका ऑब्जेक्टिव होता होगा ना, कि विदाउट ऑब्जेक्टिव अगर आज अपन भी पढ़ रहे हैं तो अपना भी कोई ऑब्जेक्टिव है ना, कि हमको कंपटीशन एग्जाम क्रैक करना है या हमारी जॉब लगनी है, हमारी मतलब सबका अपना अपना एक मोटिव होता है, ओके। तो उसी तरीके से क्लासिफाइड जो करते हैं उसका भी एक हमारा एक मोटिव होता है। वो क्या क्या मोटिव होते हैं हम उसके ऑब्जेक्टिव्स पढ़ेंगे। ऑब्जेक्टिव्स के बाद में मैं आपके बताऊंगी उसके जो मेथड्स हैं, मतलब क्लासिफाइड करने के भी कौन कौन से मेथड्स के थ्रू उसको क्लासिफाइड किया जाता है, राइट। तो इस तरीके से फिर मैं आपको जो टॉपिक है इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे आज की क्लास में। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन, राइट। वर्गीकरण, राइट। अब देखिए वर्गीकरण होता क्या है। पहले हम लोग वर्गीकरण समझेंगे कि वर्गीकरण का अर्थ, कि वर्गीकरण में हम लोग किसी की गुण या विशेषता के आधार पर क्या किया जाता है, अलग 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 वर्गों में बांटा जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्लासिफाइड, यानी कि वर्गीकरण कहा जाता है, राइट। तो मैं लिखती हूँ वर्गीकरण, यानी कि वर्गीकरण के पहले मीनिंग ऑफ क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण में समंकों को किसी गुण एवं विशेषता के आधार पर पृथक पृथक वर्गों में सजाती है, यानी कि होमोजीनियस, समान। वर्गों में बांटा जाता है, उसे वर्गीकरण कहा जाता है। क्लियर? तो अब आपको समझ में आ गया होगा
कि वर्गीकरण किसे कहते हैं, जिस समंकों को, जो भी हमारे पास डेटा है, समंक यानी कि जो भी हमारे पास डेटा है, जो उस डेटा को गुण या उसकी विशेषता के आधार पर एक अलग अलग एक होमोजीनियस यानी कि सजातीय समान वर्गों के अंदर उसको क्या करते हैं हम लोग, बांटते हैं, उसे हम लोग क्या बोला जाता है, वर्गीकरण कहा जाता है, दैट मीन्स क्लासिफाइड कहा जाता है। ओके, जैसे कि अब इसको हम लोग इसके कुछ कि किस किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। भाई कोई तो चीज देखते होंगे हम लोग, एज देखते होंगे, या हम लोग देखते होंगे मैरिड है या अनमैरिड है, या शिक्षित है या अशिक्षित है, तो इस तरीके से क्या किया जाता है, विभाजित किया जाता है। तो हम लोग क्लासिफिकेशन के हम लोग यानी कि जो वर्गीकरण के लक्षणों को अब देखते हैं कि किन किन लक्षणों के आधार पर इसको वर्गीकृत किया जाता है। फर्स्ट है कि वर्गीकरण में समंकों को जैसे व्यक्ति की आयु के अनुसार, आयु के अनुसार, जैसे 0 से 10 वर्ष, 10 से 20, 20 से 30 वाले, 30 से 40 वाले, ठीक है, इस तरीके से क्या कर दिया जाए, आयु के अकॉर्डिंग, राइट। नेक्स्ट फिर बांटा जाता है इसको विवाहित के रूप में, यानी कि वैवाहिक स्थिति, या तो विवाहित या अविवाहित, या अविवाहित के तौर पे, राइट। फिर इसमें बांटा जाता है शिक्षा यानी कि शिक्षित, अशिक्षित कितने हैं। ओके, तो इस तरीके से जो हम लोग बांटते हैं, ये हमारे क्या है, लक्षण हैं। इसी को ही क्या कहा जाता है, क्लासिफिकेशन कहा जाता है। जिन समंकों को हम लोग गुण या उनकी विशेषता के आधार पर क्या करते हैं, हम लोग अलग अलग तरीके से उसको पृथक पृथक यानी कि समान वर्गों में बांटा जाता है, उसे ही क्या कहते हैं, हम लोग क्लासिफाइड कहा जाता है। फिर क्लासिफाइड के हम लोगों ने कुछ लक्षण की बात करी थी, जैसे व्यक्तियों की आयु के अनुसार और उनकी आयु या क्या वैवाहिक स्थिति के अनुसार कि विवाहित है ये अविवाहित है, ठीक है, विवाहित कितने हैं, अविवाहित कितने हैं, शिक्षित कितने हैं, अशिक्षित इतने हैं। क्लियर। तो ये अब आपको समझ में आ गया होगा क्लासिफिकेशन का मीनिंग। क्लियर। अब मैं आपको बता रही थी, नेक्स्ट हम लोगों ने बात करी थी कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्लासिफिकेशन, कि भाई अगर हम लोग कोई वर्गीकृत कर रहे हैं, क्लासिफाइड जो कर रहे हैं, तो उसका कुछ ना कुछ तो ऑब्जेक्टिव होगा ना, कि भाई विदाउट ऑब्जेक्टिव तो कोई पागल है नहीं ना, कि मतलब हम लोग ऐसे ही बांटने लग जाएंगे, कुछ ना कुछ तो हमारा लॉजिक होगा ना, इतनी मेहनत हम क्यों करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या किया जाएगा कि हम लोग इसमें जो वर्ड्स हैं इसके, कि हम लोग के ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्लासिफिकेशन के वर्गीकरण के अनुसार, ओके, तो वर्गीकरण के जो भी उद्देश्य हैं उनके अनुसार कौन कौन से जो इसके ऑब्जेक्टिव है, उन ऑब्जेक्टिव्स की हम लोग क्या करेंगे, इसकी बात करेंगे, राइट। अब है वर्गीकरण के उद्देश्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये भी इसमें से क्या है, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में से बन जाता है। ऑब्जेक्टिव्स क्लासिफिकेशन। फर्स्ट है तथ्यों को सरल एवं संक्षिप्त बनाना।
तथ्यों को सरल एवं संक्षिप्त बनाना, टू मेक डेटा इजी। अभी मैं इनको वन बाय वन समझाऊंगी एक एक को। टू मेक डेटा to make data easy and concise, right? नेक्स्ट है कि समानता तथा असमानता को स्पष्ट करना। स्पष्ट करना, टू क्लैरिफाई सिमिलैरिटी and dissimilarity। फर्स्ट है हमारा टू मेक डेटा इजी एंड कॉन्साइज, तथ्यों को सरल एवं संक्षिप्त बनाना। नेक्स्ट, समानता और असमानता को स्पष्ट करना, टू क्लेरिफाई सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी। जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्लासिफिकेशन की जो वर्गीकरण के जो कौन कौन से उद्देश्य है, राइट। थर्ड है हमारा तुलनात्मक अध्ययन में सहायक होना। तुलनात्मक अध्ययन में सहायक होना, हेल्प्स टू मेक कंपैरेटिव स्टडी। हेल्प्स टू मेक कंपैरेटिव स्टडी। नेक्स्ट है वैवाहिक और बोधगम्य ढंग से व्यवस्थित करना। To make data scientific, and under नेक्स्ट, तथ्यों का संक्षिप्तीकरण करना। To make data concise। 6 है विविधता में एकता प्रकट करना। टू सिमिलैरिटी
in dissimilarity. To make similarity and dissimilarity. ओके, नेक्स्ट है सारणियन का आधार प्रस्तुत करना. सारणियन का आधार प्रस्तुत करना. टू प्रोवाइड बेस फॉर टेबुलेशन. टेबुलेशन. नेक्स्ट है, ओके, नेक्स्ट देखो ये हमारे पास में क्या है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण के उद्देश्य. बेटा इनमें से क्या होता है एग्जाम में, ये आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स है, कि इन्हीं को ही थोड़ा सा घुमा के ही आपसे क्या किया जाता है एग्जाम में. अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो इन्हीं को अगर वो थोड़ा सा घुमा दे तो अपन क्वेश्चन आता हुआ भी अपन से क्या हो जाता है, गलत हो जाता है. तो इसलिए आपको इसकी जो थ्योरेटिकल जो छोटी छोटी चीजें हैं आपको ध्यान में रखनी है, आपके कंसेप्ट क्लियर रखने हैं, राइट. तो फर्स्ट जो है हमारा तथ्यों को सरल एवं संक्षिप्त बनाना. भाई आज अगर हम लोग कोई डेटा को क्लासिफाइड कर रहे हैं, कि मैं आज बोल रही हूँ कि जो भी मैरिड जो है उनको आप अलग, अनमैरिड के कितने हैं उनको अलग कर दीजिएगा, शिक्षित कितने हैं, अशिक्षित कितने हैं, 10 से 20 एज के, 20 से 30 के, 30 से 40 के, 5 के. तो मैं क्यों कर रही हूँ, जिससे मेरा जो रिजल्ट है वो मेरा रिजल्ट क्या आ सके, एक्यूरेट, यानी कि जो परफेक्ट आ सके, जिससे कि मेरे को जो मैं एनालिसिस करूँ, टेस्ट करूँ, तो वो मैं मतलब मेरा जो टेस्ट है वो सही से अप्लाई हो. ऐसा नहीं है कि मैं अप्लाई करना चाहती हूँ 20 से 30 जो एज के लोगों को, लेकिन वो इफेक्टिव आ रहा है, हम लोग कर रहे 40 से 50 वाले एज पे कर रहे हैं. नहीं, जिसको हम लोग टारगेट कर रहे हैं, जिसके बेसिस पे हम लोगों को डेटा कलेक्ट करना है, उन्हीं से हम लोग क्या करें, डेटा को कलेक्ट करने के लिए हमारे पास जो हमारा रिजल्ट है वो हमारा क्या होता है, परफेक्ट होता है एनालिसिस के बेसिस पे, राइट. जिससे हम लोग जो टेस्ट लगा रहे हैं, टेस्ट लगाने से जो हमारा रिजल्ट है वो क्या हो जाए, हमारा बेटर हो जाए, राइट. तो फोर्थ हमारा आपका हो जाए कि जिससे हमारे पास जो भी हमारा डेटा है वो क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा. भाई आप एक बात बताओ कि आज मैं सब चीज, एक तो मैं बहुत सारी बल्क में चीज दे दूं आपको, और एक मैं उनको बाइफिक्रेट करके दे रही हूँ कि देखिए ये तो डेटा इतनी एज के ये लोग, इतनी एज के इतने ये पर्सन है, कि 10 से 20 के 25 है, 20 से 30 के इतने हैं, और ये और इतने मैरिड है, इतने अनमैरिड है, और इतने ये शिक्षित है और इतने अशिक्षित है, लिटरेट है और अनलिटरेट है. ठीक है, तो अब आप ये सोचो कि वो कितना ईजी हो जाएगा मेरे लिए. भाई इजी करने के लिए तो कर रही हूँ कि जिससे मैं एनालिसिस अच्छे से कर सकूँ और टेस्ट अच्छे से लगा सकूँ. तो डेटा को क्या बनाया जाता है, इजी करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, उसको क्या करते हैं, क्लासिफाइड कर देते हैं, वर्गीकृत कर देते हैं उनके गुण और उनकी विशेषता के आधार पर. क्लियर. फिर सेकेंड है हमारा समानता और असमानता को स्पष्ट करना. टू क्लेरिफाई सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी. भाई जो भी हमारे पास में जो भी समानताएं होती हैं, जैसे कि हम लोग बात करें समानता और असमानता की, कि इसमें क्योंकि एक ही गुण वाले समंक एक साथ रखे जाते हैं, जैसे कि उत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण विद्यार्थी, शिक्षित, अशिक्षित, विवाहित, अविवाहित, पुरुष आदि वर्गों में विभाजित करके एकता और भिन्नता को स्पष्ट किया जाता है. कि समान यानी कि विवाहित कितने हैं एक साइड, अविवाहित कितने हैं, शिक्षित कितने. तो समानता और असमानता के आधार पर, जिससे कि पता लग जाए कि ये सारे मैरिड वाले हैं, राइट, और ये सारे क्या है, अनमैरिड है. ये शिक्षित है, ये अशिक्षित है, ये इतनी एज के यहाँ है, इतनी एज के ये. तो समानता और असमानता को क्या है, स्पष्ट करने के लिए डेटा को क्या किया जाता है, क्लासिफाइड किया जाता है. इज इट क्लियर. ओके, नेक्स्ट है तुलनात्मक अध्ययन में सहायक होना. अगर आज मुझे कोई भी कंपैरेटिव स्टडी करनी है, बात ध्यान से सुनना, कि मैं ये बोलूं कि आज मुझे कोई कंपैरेटिव स्टडी करनी है, तो मैं डेटा को क्या करूंगी, पहले
क्लासिफाइड करूंगी। भाई डेटा पहले मैंने कलेक्ट किया, फिर मैं उसको क्लासिफाइड करके फिर मैं उसमें कंपैरिजन करूंगी, टेस्ट लगा के ये देखूंगी कि जो हमारे पास मैं देखूंगी कि जो भी मेल है या फिर फीमेल है, मैंने क्लासिफाइड किया कि मेल की काम करने की पावर कैपेसिटी ज़्यादा है या फीमेल की एज कंपैरिजन टू मेन या फीमेल की। तो इस तरीके से क्या कर रही हूँ मैं, उसमें मैं कंपैरेटिव, अगर मैं अगर डेटा को क्लासिफाइड कर दूंगी तो मेरे को कितना इजी हो जाएगा एक कंपैरेटिव स्टडी करने के लिए, राइट। अगर मेरे को कोई बल्क में डेटा देता है फिर बोले कि आप कंपैरेटिव करिए तो इट्स वेरी टफ। क्योंकि अगर मैं उसको क्लासिफाइड कर दूंगी, क्लासिफाइड करके फिर मैं अगर उसको कंपैरेटिव अगर स्टडी करूंगी तो वो मेरे लिए कितना इजी हो जाएगा। तो ये बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि अगर कोई कंपैरेटिव आप स्टडी कर रहे हो या कोई सिमिलरिटी या समानता या असमानता के आधार पर, या फिर हम लोग कोई इजी के तथ्यों को सरल या संक्षिप्त बनाने के लिए उनको क्या किया जाता है, डेटा को हम लोग क्या करते हैं, क्लासिफाइड करते हैं। क्लियर? तो ये टॉपिक आपको ये चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। नेक्स्ट है वैज्ञानिक और बोधगम्य ढंग से स्पष्ट करना, टू मेक डेटा इन साइंटिफिक, यानी कि डेटा को क्या करा जाता है, हम लोग ढंग से व्यवस्थित कर सके कि यदि इनकी सहायता से क्या वैज्ञानिक, अगर हम किसी महाविद्यालय में विद्यार्थियों की अगर कोई आयु, कक्षा आदि वर्गों में बांटकर विज्ञान यानी कि हमारे पास साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स और जो भी हमारे पास में विधि संख्या के आधार पर लिखा जाए तो अधिक वैज्ञानिक एवं बोधगम्य से होंगे। अगर मैं ये देखूं किसी भी विद्यालय के अंदर कि आर्ट, साइंस, कॉमर्स के कितने स्टूडेंट्स है, क्या है, तो ये अगर हम एक साइंटिफिक तौर पे भी अगर हम ले तो अगर उसके अकॉर्डिंग में अगर हम क्लासिफाइड करते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वर्गीकृत करना कहा जाता है, विभाजन करना कहा जाता है। क्लियर? नेक्स्ट है तथ्यों को संक्षिप्तीकरण करना, टू मेक डेटा कंसाइज, यानी कि हमारे पास हम क्या करते हैं कि जो भी तथ्य हैं उनको संक्षिप्तीकरण करना, कि सहायता से बिखरे हुए होते हैं उनको संक्षिप्त रूप में मिल जाता है। अगर किसी चीज को आप कि 5-10 पुरुष उधर है, विवाहित थोड़े इधर है, अविवाहित इधर है, शिक्षित इधर, अशिक्षित, तो वो बिखरे हुए को अगर आप किसी भी चीज से डेटा को बिखरा हुआ है, आप उसको एक अच्छे से साइंटिफिक तौर पे आप उसमें से आप उनको सबको अलग अलग बाइफिक्रेट करके आप किसी डेटा को इजी बना रहे हो जिससे हम लोग एनालिसिस और टेस्ट अच्छे से कर सके, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संक्षिप्तीकरण करना कहा जाता है, जिससे हमारा डेटा क्या बन जाए, इजी बन जाए। नेक्स्ट है विविधता में एकता प्रकट करना, कि विविधता में एकता प्रकट जो करना होता है, इसकी सहायता से जो भी हमारा समान समंग जो भी डेटा एक स्थान पर आ जाता है और असमान दूसरे स्थान पर अतिरिक्त असमान समंकों का समान समंकों से क्या संबंध है, ये भी स्पष्ट हो जाता है। अब आप देखिए कि जहां हम लोगों को कि जहां समान पर्सन्स आ गए हैं, फिर अब उसको आप क्या कर रहे हो, क्लासिफाइड कर रहे हो कि मैंने बता दिया विवाहित कितने, अविवाहित इतने, शिक्षित इतने, ये तो मतलब सब एक जने आके, यानी कि हमारे पास एकता, यानी कि उसमें से हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लासिफाइड कर रहे हैं, तो वो होता है विविधता में एकता प्रकट करना। अब है हमारे पास टू प्रोवाइड बेस और टेबुलेशन, इसकी सहायता से हम लोग जो भी हमारी टेबुलेशन, हम लोग जो डेटा को जो हम लोग क्लासिफाइड करते हैं वो किस लिए किया जा सकता है, जिससे हम टेबल बनाकर क्या कर सके, एनालिसिस कर सके, टेस्ट लगा सके। भाई एनालिसिस करेंगे, टेस्ट लगाएंगे, तभी तो हमारा रिजल्ट हमें पता लगेगा कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है उसके तौर पे हमने जो वर्क किया है वो हमारा सही है या गलत है। क्लियर? तो आई होप आपको ये स्टूडेंट्स ये चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्लासिफिकेशन की वर्गीकरण के जो उद्देश्य है ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। इसमें से क्वेश्चन देखो पूछा जाता है, तो आपके इसके ऑब्जेक्टिव से ये आपको अच्छे से पता होने चाहिए कि तथ्यों को सरल एवं संक्षिप्त बनाना, समानता और असमानता को स्पष्ट करना, तुलनात्मक अध्ययन में सहायक होना, वैज्ञानिक और बोधगम्य ढंग से स्पष्ट करना, तथ्यों को संक्षिप्तीकरण करना, विविधता में एकता प्रकट करना। नेक्स्ट है सारणीकरण का आधार प्रस्तुत करना। ओके, तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा।
अब हम लोग बात करेंगे मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन की। अब आप बोलोगे मैम इसके तो ऑब्जेक्टिव्स भी है हो गए, अब इसमें इसके कौन से मेथड्स आने लग गए? बेटा इसके भी मेथड्स होते हैं, क्योंकि अगर कोई भी तरीके से अगर आप इसको क्लासीफाइड कर रहे हो तो उनके मेथड्स तो होंगे ना, कि सबके अलग अलग किस किस मेथड से आप वर्गीकृत कर रहे हो। ठीक है, तो इसके कुछ मेथड्स हैं, वो अभी हम लोग देख लेते हैं। वर्गीकरण की विधियां कौन कौन सी हैं? क्लियर? सांख्यिकी तथ्य दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट वर्णनात्मक और सेकंड संख्यात्मक। डिस्क्रिप्टिव, संख्यात्मक सेकंड है न्यूमेरिकल। वर्णनात्मक तथ्य जो हैं इन्हें प्रत्यक्ष रूप से मापा नहीं जा सकता। वर्णनात्मक तथ्यों को प्रत्यक्ष रूप से मापा नहीं जा सकता। इन्हें मालूम करने के लिए किसी गुण का होना अथवा न होना देखा जाता है। देखा जाता है। जैसे ये इम्पॉर्टेंट है, ये आपसे कंपटीशन एग्जाम में ये ध्यान रखना, वर्णनात्मक तथ्यों को प्रत्यक्ष रूप से मापा नहीं जा सकता है, क्योंकि इनको मालूम करने के लिए किसी गुण का होना अथवा न होना देखा जा सकता है। जैसे बुद्धिमत्ता, सामाजिक दशा, बेरोजगारी, वैवाहिक स्थिति, आदि।
वर्णनात्मक के उदाहरण हैं। इन एग्जाम्पल में से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसमें से भी अगर आपसे पूछ लिया जाए, बताइए कि ये डिस्क्रिप्टिव हमारे पास में मेथड्स है या फिर इसके न्यूमेरिकल है, तो आपको पता होना चाहिए डिस्क्रिप्टिव के हैं ये। न्यूमेरिकल में संख्यात्मक रूप में प्रत्यक्ष रूप से इसमें मापा जाता है डायरेक्टली, और डिस्क्रिप्टिव में इसको डायरेक्टली मापा नहीं जाता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि किसी गुण का होना गुण का होना कि बुद्धिमत्ता, सामाजिक दशा, बेरोजगारी, वैवाहिक स्थिति, ये आदि सब क्या है वर्णनात्मक यानी डिस्क्रिप्टिव के एग्जाम्पल है। इसमें किसी गुण का होना अथवा न होना क्या है देखा जाता है। क्लियर? तो ये आपका क्लियर हो जाना चाहिए वर्णनात्मक। सेकंड है संख्यात्मक। जब संख्यात्मक तथ्य वे हैं जिन्हें प्रत्यक्ष रूप से मापा जाता है, जैसे आयु के अकॉर्डिंग, भार, लंबाई। ये एग्जाम्पल ध्यान रखना, इनमें से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। आय आदि, ठीक है, जैसे किलोग्राम, सेंटीमीटर और आगे। तो ये तो क्या हो गया हमारे पास में संख्यात्मक तथ्य जिन्हें आप डायरेक्टली माप रहे हो, जिन्हें प्रत्यक्ष रूप से नहीं मापा जाता, गुण या विशेषता के आधार पर देखा जाता है, और इसमें डायरेक्टली मापते हैं आयु, भार, लंबाई के आधार पर, तो उसको बोलते हैं संख्यात्मक तथ्य कहा जाता है। इसके एक क्वेश्चंस देखते हैं बेटा एक बार अपन, कि कोई एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में आया हुआ है क्या। देखती बेटा इसमें क्वेश्चन जो आया हुआ है, देखो किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें। इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है कि क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू एट्रीब्यूट्स के अकॉर्डिंग, यानी कि
क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू क्लास इंटरवल, यानी कि क्लास इंटरवल के अकॉर्डिंग जो वर्गीकरण होता है, जैसे क्लास लिमिट्स होती हैं, हम लोग जो इसके अपर लिमिट लोअर लिमिट के अकॉर्डिंग जो हम लोग क्लासिफाइड करते हैं। तो एक बार ये देख लेते हैं, इसमें से क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये टॉपिक्स पे हम लोग कि तथ्यों के आधार पर वर्गीकरण, तथ्यों के आधार पर वर्गीकरण। फर्स्ट है गुणात्मक वर्गीकरण, इंपॉर्टेंट है ये। क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स। नेक्स्ट है संख्यात्मक वर्गांतरों के अनुसार वर्गीकरण। वर्गांतर जानते हो ना, 0 से 10, 10 से 20, क्लास इंटरवल, ठीक है। तो वर्गांतरों के अनुसार वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू इंटरवल। फर्स्ट हम लोग देखते हैं कि गुणात्मक वर्गीकरण के जो हमारे पास में है, इसमें कैसे वर्गीकृत किया जाता है कि गुणात्मक के अकॉर्डिंग, जैसे साधारण वर्गीकरण और बहुगुणी वर्गीकरण। साधारण वर्गीकरण और बहुगुणी वर्गीकरण। साधारण वर्गीकरण जो हम लोग एक बिल्कुल एक बहुत एक ईमानदारी के अकॉर्डिंग, ईमानदारी के आधार पर बांट दिया जाता है, ठीक है। और एक बहुगुणी वर्गीकरण जो होता है, जिसमें एक से अधिक गुणों विशेषताओं को विभिन्न वर्गों में क्या किया जाता है, विभाजित किया जाता है। जैसे सबसे पहले एक गुण के आधार पर, फिर उसके पश्चात हम गुणों के आधार पर हम लोग देखते हैं, फिर लिंग के आधार पर, फिर पुरुष कितने, क्या निरक्षर है, साक्षर है, वैवाहिक स्थिति, ये अविवाहित है, ये अविवाहित है, तो उसके अकॉर्डिंग मापते हैं उसको बहुगुणी। और एक साधारण तौर पे मापा वर्गीकृत किया जाता है, उसको साधारण वर्गीकरण कहा जाता है। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू क्लास इंटरवल। इसकी एक बार मैं आपको जो साधारण जिसमें क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू क्लास इंटरवल, सेकंड वाले का देखिए। सेकंड वाले में हमारे पास हम किस अकॉर्डिंग इसको करते हैं, पहला है क्लास लिमिट के अकॉर्डिंग। फर्स्ट है वर्ग सीमाएं, सेकेंड वर्ग विस्तार, मैग्नीट्यूड ऑफ द क्लास इंटरवल।
नेक्स्ट है मिड वैल्यू, मध्य बिंदु के आधार पर। नेक्स्ट है क्लास फ्रीक्वेंसी, वर्ग आकृति। ओके, तो देखिए इसमें किस अकॉर्डिंग वर्ग विभाजित किया जाता है कि गुणात्मक वर्गीकरण जो हमारे पास, एक तो तथ्यों के आधार पर एक तो गुणात्मक वर्गीकरण है, सेकंड है हमारे पास वर्गांतर के अनुसार। गुणात्मक वर्गीकरण के आधार पर दो तरीके से वर्गीकृत किया जाता है, एक तो साधारण वर्गीकृत, एक बहुसाधारण में बिल्कुल बहुत इजी वे में कि हम लोग एक गुण के अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं क्या ईमानदार क्या है और कौन क्या है, इस अकॉर्डिंग हम लोग बिल्कुल डिवाइड करते हैं, बहुत इजी का। बहुगुणी के अंदर हम लोग ये देखते हैं कितने शिक्षित है, क्या अशिक्षित है, कौन हम लोग इसके अंदर मैरिड है, कौन अनमैरिड है, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, डिवाइड, वो वर्गीकृत, क्लासिफाइड करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं क्या है, गुणात्मक वर्गीकरण कहा जाता है, गुण के अकॉर्डिंग वर्गीकृत करना। अब नेक्स्ट है वर्गांतर के अनुसार वर्गीकरण, यानी कि जो क्लास जो इंटरवल होता है, क्लास इंटरवल जानते हैं आप लोग, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ये क्या है सब, इसके क्लास इंटरवल है। यानी कि 0 से 10 कितने लोग हैं, 5, 10 से 20 ये, 20 से 30 कितने हैं, 30 से 40, ये हम लोग इनका क्या देखते हैं, एज के अकॉर्डिंग देखा जाता है, क्लास इंटरवल के अकॉर्डिंग। एक है वर्ग विस्तार, यानी कि जो हम लोग बात करते हैं सिंपल, यानी कि निम्न समय एक वर्ग विस्तार, कि वर्ग विस्तार देख लेते हैं। आप जानते हो कि इन के बीच का जो डिफरेंस है 10 10 10 10 10, उस 10 10 10 10 सेम होना चाहिए, वर्ग विस्तार के अकॉर्डिंग हम लोग वर्गीकृत करना। मिड वैल्यू, मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं, L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय 2, ये आप लोग लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आगे हम लोग बात करेंगे, लेकिन अभी ये चीज़ आ गई है अभी कि जो मिड वैल्यू के अकॉर्डिंग कैसे डिवाइड किया, वो वर्गीकृत किया जाता है, क्लासिफाइड किया जाता है, कि जैसे कि हम लोग कोई भी जो वैल्यू है ले ली, L1 ये है, मैं आपको समझा देती हूँ, जैसे 10 से 20, 20 से 30, क्लास लिमिट्स यानी वर्ग सीमा, ये क्या है हमारे पास, क्लास इंटरवल, और हमारे पास वर्ग विस्तार, इनके बीच का डिफरेंस कितना कितना है, 10 10 10, इसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने डिवाइड कर दिया सबका। फिर मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं, L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय 2, ये तो होता है L1 और ये होता है L2, उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या निकालते हैं, क्लासिफाइड किया जाता है, तब जाके हमारी क्या निकलती है, x की वैल्यू निकलती है। और स्टैटिस्टिक्स में विदाउट x और f के तो आप कोई क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर सकते, x और f का होना जरूरी होता है। अगर आपके पास क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी गिवन है तो आप x को क्या करोगे, जो भी क्लास इंटरवल है, जो भी जिस अकॉर्डिंग क्लासिफाइड जो किया हुआ है, उससे आप लोग L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय 2 से क्या निकाल लोगे, वैल्यू निकाल लोगे, राइट। तो अब हम लोग कैसे निकालेंगे, L1 क्या है 10 प्लस L2 कितना है 20 डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना हो गया हमारे पास 30 डिवाइडेड बाय 2, कितना है हमारे पास आगे डिवाइड करने पर 15 आ गया है। तो ये हमारी फर्स्ट जो x की वैल्यू कितनी हो गई है 15। नेक्स्ट की निकालेंगे 20 प्लस 30 डिवाइडेड बाय 2, 50 डिवाइडेड बाय 2 तो कितना हो गया 25। आप लोग देखना इनके बीच का जो डिफरेंस है वो इक्वल आना चाहिए, इक्वल नहीं आया दैट मीन्स आपने जो क्लासिफाइड किया है वो गलत किया है, या फिर आपने उनका क्लास इंटरवल गलत निकाला है। नेक्स्ट है 30 प्लस 40 डिवाइडेड बाय 2, 70 डिवाइडेड बाय 2 दैट मीन्स 35, 45 देन 55। अब देखो इनके बीच का डिफरेंस सबका सेम आ रहा है,
आ रहा है ना 10 10 10 10 10 10 10 आ गया 10 10 10। तो इसको बोलते हैं हम लोग मिड वैल्यू, जो हम लोग कैसे निकालते हैं, किस फॉर्मूले के तौर पे निकाली जाती है, L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय 2। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट है हमारे पास क्लास फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी जो हमारे पास में जो मतलब एक कंटिन्यूसली नहीं हो रही है, कंटिन्यूसली अगर होती है हमारे पास इसमें, वो हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जैसे कि हम लोग मैं x दे दिया, x की वैल्यू निकाल ली और अब हमको f दिया हुआ है क्वेश्चन में, जैसे कुछ भी 10 20 5 8 3 2, तो मतलब ये हमारे पास में क्या है, ऐसा नहीं है कि जो वैल्यू है वो इंक्रीज होती हुई होगी। अगर ये कंटिन्यूसली अगर इंक्रीज होती हुई है तो दैट मीन्स वो f नहीं है, वो क्या है, CF है। अभी हम लोग आगे जब मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी पर आएंगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वो उस पर हम लोग, मैं आपको तब सिखाऊंगी ये चीज़ कि f और CF में क्या डिफरेंस होता है। f आप मतलब आपको पहचानने में कैसे आना चाहिए, जहां वैल्यू, सबसे इजी मेथड बताती हूँ, जहां वैल्यू बिल्कुल कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है, ओके बिल्कुल कंटिन्यूस, दैट मीन्स वो CF है। CF से आप f कैलकुलेट कर सकते हो और f से भी आप CF बना सकते हो, राइट जिसके अंदर हम लोग किस में बनाते हैं, मीडियन के अंदर। मीडियन दैट मीन्स मिड वैल्यू, मध्यिका। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये तो आपको समझ में आ गई, इस अकॉर्डिंग में क्या किया जाता है, क्लासिफाइड किया जाता है। तो f, अब देख लो ये बढ़ती बढ़ती है ना, तो ये क्या है, f है, फ्रीक्वेंसी बारंबारते हमारी, जो हम लोग बोलते हैं इसको फ्रीक्वेंसी को, यानी कि आवर्ती बंटन बोला जाता है। और जो कंटी जैसे 10 मैंने आपको बताया, 30 40 50 60 75 80, अब जो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है दैट मीन्स ये CF है। इससे आप लोग क्या बना लोगे, f कैसे निकालते हैं वो मैं आपको मिड वैल्यू जब अपन मीडियन करेंगे तब सिखाऊंगी, राइट। तो आई होप आपको ये भी बहुत अच्छे से आ गया होगा कि जो क्लासिफाइड, जो क्लासिफिकेशन वाला जो आज हमने चैप्टर पढ़ा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कंपटीशन एग्जाम में। इसकी चैप्टर को मैंने आपको एक एक चीज़, क्या ये व्हाट इज क्लासिफिकेशन, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्लासिफिकेशन, मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन हम लोगों ने पढ़ी। फिर हम लोगों ने उसके दूसरे जो हम लोगों ने मेथड्स पढ़े, तथ्यों के आधार पर कैसे क्लासिफाइड किया जाता है, क्लास इंटरवल के बेसिस पर कैसे क्लासिफाइड किया जाता है। तो हम लोगों ने एक एक चीज़ करी है। तो ये सारे जो कंसेप्ट है आपके बहुत अच्छे से क्या है, क्लियर हो जाने चाहिए। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसी में ही आगे कि फ्रीक्वेंसी जो हम लोग बात कर रहे थे f की, f को बोला जाता है फ्रीक्वेंसी, यानी कि संचयी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जो आवर्ती बंटन। तो ये सब चीज़ें क्लियर हो गई आपकी कि जो हम लोग बात कर रहे थे क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू एट्रीब्यूट्स और क्लास इंटरवल के अकॉर्डिंग क्लासिफाइड, क्लियर करते हैं। क्लियर? तो ये बेटा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपके ये कंसेप्ट सारे आपके क्या होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए। नेक्स्ट हम लोग अब बात करते हैं किसकी, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आवर्ती बंटन। यदि किसी चर के, इसके एक बार लिख लीजिएगा, डेफिनेट बता देती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, इसमें पूछा जाता है, यदि किसी चर के विभिन्न मूल्यों को उचित रूप से क्रमबद्ध करके उनको
आकृति वितरण में इस प्रकार अनुविन्यासित किया जाए कि एक और चर मूल्य को विभिन्न वर्गों में विभाजित तो इस प्रकार की व्यवस्था को आवर्ती बंटन कहते हैं। ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास इसने क्या बोला, यदि किसी चर के विभिन्न मूल्यों को उचित रूप से हमें क्रमबद्ध करके उनके आकृति के वितरण में इस प्रकार से अगर हम लोग उनको सिस्टमेटिकली अरेंज करें कि एक और चर वैल्यू मूल्यों को विभिन्न वर्गों में क्या करें, विभाजित तो इस प्रकार की व्यवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। कि जहां पर प्रत्येक वर्ग में आने वाली जितनी भी संख्या है उनको एक हम लोग कंटिन्यूसली फ्रीक्वेंसी रूप में लिखा जाए तो वो हमारे पास में क्या है, हमको उसको क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। तो इसके अंदर हमारे पास में देखो दो तरीके से हमारे पास में एक होता है, एक तो होता है डिस्क्रीट सीरीज और एक होता है कॉन्टिन्यूस सीरीज। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपके आज ही इस खंडित और अखंडित चर, ये इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बहुत फिर बोल रही हूँ। खंडित व अखंडित चर, क्या बोलते हैं इसको, खंडित व अखंडित चर, यानी कि हम लोग इसको बोलते हैं जो भी हमारे पास डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस वेरिएबल, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस। पहली बात तो आप लोग हम लोग ये समझेंगे खंडित चर होता क्या है, यानी कि डिस्क्रीट। मैं आपको पहले प्रैक्टिकली समझाती हूँ, देन इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम लोग थ्योरेटिकल समझेंगे। प्रैक्टिकल अगर आपको समझ में आ गया दैट मीन्स थ्योरेटिकल आपका क्लियर है। डिस्क्रीट सीरीज, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले एक बात बताई थी कि जहाँ पर हमारे स्टैटिस्टिक्स में विदाउट एक्स और एफ की कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता। आपको क्वेश्चन में से पहचानने में आना चाहिए कि ये तीन तरह की सीरीज होती है। एक तो होती है इंडिविजुअल सीरीज, एक होती है डिस्क्रीट सीरीज और एक होती है कॉन्टिन्यूस सीरीज। इंडिविजुअल को बोलते हैं व्यक्तिगत श्रेणी, डिस्क्रीट को बोलते हैं खंडित श्रेणी और कॉन्टिन्यूस को बोला जाता है अखंडित श्रेणी। तो अब आपको पहले मैं इसमें अभी ये बताती हूँ कि इन तीनों की पहचान करना, कि जो क्वेश्चन के अंदर आपको नहीं बोला जाएगा कि क्वेश्चन इंडिविजुअल सीरीज का है, डिस्क्रीट सीरीज का है या कॉन्टिन्यूस सीरीज का है, नहीं पता ना आपको। तो अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन की पहचान करनी आनी चाहिए कि ये क्वेश्चन जो इंडिविजुअल का है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले बेटा ये ध्यान रखना कि जो व्यक्तिगत श्रेणी के अंदर जहां पर सिर्फ एक x की वैल्यू गिवन होती है, ओनली फॉर क्वेश्चन में x गिवन होता है, उसे हम लोग बोलते हैं इंडिविजुअल सीरीज। समझ जाना ये इंडिविजुअल सीरीज है। जहां पर x डिस्क्रीट सीरीज में x और f गिवन होता है, फ्रीक्वेंसी और x गिवन हो,
उसे हम लोग बोलते हैं खंडित श्रेणी यानी कि डिस्क्रीट सीरीज कहा जाता है। कॉन्टिन्यूस सीरीज जहां पर क्लास इंटरवल समझ गए ना, वर्गांतर जो भी मैंने आपको समझाया था अभी 10 से 20 वर्गांतर श्रेणी, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, समझ गए। क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी ये दोनों गिवन हैं, तो हमारे पास में क्या है, सॉरी क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी, तो वो कौन सी है, अखंडित श्रेणी। लेकिन अभी मैंने आपको वापस मैं रिपीट कर रही हूँ, मैंने बोला कि विदाउट एक्स तो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो सकता। तो यहाँ पर हम लोग एक्स की वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो मैंने आपको बताया ना क्लास इंटरवल में मिड वैल्यू निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं एक्स निकालने के लिए, L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई 2। इससे क्या निकलती है, मिड वैल्यू, और मिड वैल्यू को ही इसमें क्या माना जाता है, एक्स माना जाता है। इसी से हम लोग क्या निकालते हैं, एक्स की वैल्यू निकाली जाती है। तो आगे आपको समझ में ये चीज कि इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कॉन्टिन्यूस सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज में ओनली फॉर एक्स गिवन होता है, डिस्क्रीट सीरीज में हमारे पास में एक्स और एफ होता है, कॉन्टिन्यूस सीरीज के अंदर हमारे पास में क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी गिवन होती है। और एक्स को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय 2। ये अभी मैं आपको प्रैक्टिकली क्वेश्चन अभी करके भी बताऊंगी, आगे हमारे पास नेक्स्ट अभी आने वाला है। अभी मैंने आपको थ्योरेटिकल समझाया कि डिस्क्रीट सीरीज जहां पर सिर्फ x और f गिवन होता है, आपको सिर्फ ये चीज ध्यान रखना x और f गिवन है, दैट मीन्स कौन सी सीरीज है, खंडित श्रेणी। जहां पर क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी, जहां क्लास इंटरवल दिख जाए वो तो बहुत इजी मेथड है, आप समझ जाना कॉन्टिन्यूस सीरीज है। कौन सी सीरीज है, कॉन्टिन्यूस सीरीज है, अखंडित चर है, क्लियर। और इंडिविजुअल सीरीज जहां पर आप ये समझ जाना कौन सी सीरीज है, इसमें कौन सी हमारे पास में x गिवन हो, वो हमारे पास में क्या होता है, इंडिविजुअल सीरीज है। ओके, तो आई होप आज हम लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें करी है। हम लोगों ने जो क्लासिफिकेशन था उसको बहुत इजी और बहुत अच्छे से इसको हम लोगों ने किया। कंसेप्ट सारे आई होप उसके सारे आपको क्लियर हो गए होंगे कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, कहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होते हैं, और हम लोगों ने इसकी हर चीज़ एक बहुत अच्छे से करी है। तो आई होप आपके ये सारे कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे स्टूडेंट्स। अब ये सब चीज़ थ्योरेटिकली मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगी, फिर हम लोग प्रैक्टिकली क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।